गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो शासन प्रणालियों पर विचार। प्लेटो ने शासन प्रणालियों के बारे में कहा क्या है। प्लेटो पहला विचारक था जिसने उन अवस्थाओं के चक्कर की कल्पना की जिससे गुजरकर सरकारें अपने सर्वोत्तम रूप से पतित होकर निकृष्टतम रूप को धारण करती हैं। गेटेल्स ने कहा है कि सरकारों का वर्गीकरण, सरकार के प्रकारों का अध्ययन करने वाला प्लेटो पहला विचारक था। प्लेटो के शासन संबंधी विचारों को हम निम्न पॉइंटों के अंदर देखेंगे। राज्य वर्गीकरण का आधार, मतलब उन्होंने सरकार या राज्यों का वर्गीकरण है किस आधार पर किया। परिवर्तन चक्कर, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन आया। विकृत शासन प्रणालियाँ, और उन्होंने अपना जो उनके विचारों का आदर्श था वो आदर्श राज्य था। फिर उस आदर्श राज्य से कैसे और शासन प्रणालियों का उदय हुआ, जैसे सैनिक तंत्र, अर्थतंत्र, प्रजातंत्र। और क्या अपने फिर ये कह सकते हैं कि प्लेटो प्रजातंत्र विरोधी थे और अत्याचार तंत्र। तो हम पहले देखते हैं प्लेटो के बारे में सही मूल्यांकन ये होना चाहिए कि उन्होंने आदर्श राज्य के बारे में अपने विचार रखे। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य ही है। आदर्श राज्य में प्लेटो एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें वो राज्य के विभिन्न सोपान बताता है। आदर्श राज्य और मौजूदा राज्य की तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्लेटो ने जो तरीका अपनाया है वह संक्षेप में इस प्रकार है। सर्वप्रथम उसने अपने पूर्ण आदर्श राज्य की उपस्थिति की कल्पना की है। उसका यह आदर्श राज्य, अब हम प्लेटो का आदर्श राज्य देख रहे हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य है वो 3 मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। उसमें 3 मनोवैज्ञानिक बातें हैं। पहला होता है विवेक, दूसरा उत्साह और तीसरा क्षुधा के समुचित संतुलन और मिश्रण पर आधारित है। इस राज्य में विवेक का अनुशासन बाकी के अन्य तत्वों पर समुचित रूप से है। आदर्श राज्य की उपस्थिति उसके गुणों की रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद आदर्श राज्य के क्रमशः प्रवेश करने वाले विकारों का उल्लेख किया है। तो जो सरकारों का वर्गीकरण है वो प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। मनोवैज्ञानिक आधार में उसने 3 गुण बताए हैं। फिर उन 3 गुणों से कैसे कैसे विकार उत्पन्न होते हैं और उससे आगे कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ जन्म लेते हैं। तो पहला आदर्श राज्य होगा। आदर्श राज्य में विकार उत्पन्न होने के बाद सैनिक तंत्र होगा। सैनिक तंत्र में विकार उत्पन्न होने के बाद अर्थतंत्र, और अर्थतंत्र के बाद प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र के बाद अत्याचार तंत्र है। संपूर्ण आदर्श के विकारग्रस्त होकर उन विभिन्न प्रकारों की विकृत शासन प्रणालियों की स्थापना का प्लेटो के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अब हम देखते हैं प्लेटो के द्वारा राज्य के वर्गीकरण का आधार या परिवर्तन चक्कर। तो प्लेटो अपने राज्य का जो आधार है वो सर्वप्रथम जो आधार मानता है वो मनोविज्ञान को मानता है। मनोविज्ञान रिपब्लिक के आधार बिंदु है। वह अपने आदर्श राज्य की रचना मनोविज्ञान के आधार पर ही करता है। प्लेटो मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य में 3 गुण बताता है, विवेक, साहस और क्षुधा। रिपब्लिक का जो आदर्श राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व विवेक को है। जब आदर्श राज्य का विघटन होता है, मतलब आदर्श राज्य जब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो विवेक की जगह उत्साह ले लेता है और आदर्श राज्य लुप्त हो जाता है। उत्साह के मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर जब उत्साह होगा तो एक नया राज्य का स्वरूप आएगा हमारे सामने, और वो है सैनिक राज्य या सैनिक तंत्र। इसी प्रकार जब मानव मन में और अधिक विकारों का समावेश होगा, जब सैनिकों से भी ज़्यादा विकार आ जाएंगे और क्षुधा की प्रधानता होगी, तो क्षुधा की प्रधानता स्वरूप एक नई शासन प्रणाली का जन्म होगा, और वह नई शासन प्रणाली है वो सैनिक तंत्र के स्थान पर अर्थतंत्र को जन्म देगी। फिर अर्थतंत्र के अंदर जब मनुष्य में अर्थ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम या मतलब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे
तो अर्थतंत्र के बाद प्रजातंत्र का जन्म होगा और प्रजातंत्र के बाद अत्याचार तंत्र का जन्म होगा। प्लेटो का ये विचार है कि चीज़ें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में स्थायी नहीं होती, उनमें परिवर्तन है वो समय समय पर चलता रहता है। यही परिवर्तन संसार का नियम है और इसी के परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और प्लेटो ने इसी प्रकार जो शासन के होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभिन्न शासन प्रणालियों का वर्णन किया है। तो प्लेटो ने जो राज्य या सरकारों का वर्गीकरण किया है वो विकृत शासन प्रणालियों के रूप में किया है। प्लेटो बताते हैं कि शासन व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तन आते हैं और इन विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों के परिणाम स्वरूप ही सैनिक तंत्र, अर्थतंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र का निर्माण होता है। अब हम पहले सैनिक तंत्र देखेंगे। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का विनाश होने के बाद सैनिक तंत्र की स्थापना होती है। उसकी स्थापना के लिए दो चीज़ें सहायक है। पहली है विवाह संस्था के बारे में संतानोत्पत्ति विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवहेलना। अर्थात प्लेटो ने आदर्श राज्य में साम्यवाद और शिक्षा को आवश्यक माना था, और जब साम्यवाद में परिवार संबंधी साम्यवाद की अवहेलना की जाती है अभिभावक वर्ग के द्वारा, और जो प्लेटो के द्वारा लंबी शिक्षा योजना दी थी जिसका विवेक का विकास होगा उसकी भी अवहेलना की जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप एक नई शासन प्रणाली आएगी जिसे सैनिक तंत्र कहा गया है। अब हम सैनिक तंत्र की विशेषताएं देखते हैं। तो सैनिक तंत्र में मुख्य रूप से उत्साह की प्रधानता है। विवेक, पहले आदर्श राज्य में विवेक का स्थान अब उत्साह ने ले लिया है। उत्साह की प्रमुखता के साथ सैनिक तंत्र में सम्मान के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया है। यहाँ व्यक्ति प्रतिष्ठा, सम्मान, रिस्पेक्ट के मतलब उसमें भूख होती है। सैनिक तंत्र में व्यक्तिगत संपत्ति का भी जन्म हो जाता है, जो कि प्लेटो ने साम्यवाद में परिवार और संपत्ति दोनों के त्याग की बात की थी। धीरे धीरे वो समाप्त होकर व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी बन जाता है, संपत्ति की इच्छा रखने लगता है, तो सैनिक तंत्र का उदय की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार सैनिक तंत्र एक मिश्रित शासन प्रणाली है जिसमें आदर्श राज्य और अर्थतंत्र दोनों के कुछ तत्व मिलते हैं। सैनिक तंत्र में अनुशासन को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान होता है। प्लेटो का जो सैनिक तंत्र है वो अनुशासनहीन नहीं है, अनुशासन को उचित स्थान दिया गया है। सैनिक तंत्र में जब विकार उत्पन्न होंगे तो उसके बाद दूसरी शासन प्रणाली अर्थतंत्र आएगी। ऐसा कहा जाता है कि सैनिक तंत्र में शासक वर्ग में धन की लालसा है वो गुप्त रूप से पाई जाती है, और जब धन के प्रति लालसा विकराल रूप ले लेगी तो सैनिक तंत्र के स्थान पर अर्थतंत्र आ जाएगा। शासन प्रणाली का यह परिवर्तन राज्य के सैनिक रूप को बदलकर उसे व्यावसायिक रूप प्रदान करता है। इस शासन प्रणाली का प्रमुख तत्व आर्थिक है। शासन की बागडोर उन लोगों के हाथ में चली जाती है जो धन संपन्न हैं। अब हम इस शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें धन का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समाज दो भागों में बंट जाता है, धन संपन्न और धनहीन। और राज्य एक इकाई नहीं रहती, और राज्य में जो दो वर्ग हैं उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इस शासन प्रणाली में धीरे धीरे धन के दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अर्थतंत्र में विवेक है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और विवेक की बजाय शुद्धा है वो प्रभावी तत्व उभरता है, और इसमें शिक्षा के प्रति भी उदासीनता बरती जाती है जिससे नागरिकों का जो चरित्र है वो हीन होने लगता है। और जैसा कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में कार्य विशेषीकरण को अपनाता है, तो अर्थतंत्र में कार्य विशेषीकरण सिद्धांत भी नहीं रहता। एक ही व्यक्ति किसान भी है और वह व्यापारी की भी भूमिका निभाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा 2-3 प्रकार के कार्य हैं, आर्थिक कार्य भी किए जाते हैं। इन्हीं के परिणाम स्वरूप नई शासन प्रणाली का उदय होता है। नई शासन प्रणाली है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र से अभिप्राय है प्लेटो का अर्थतंत्र की समाप्ति के बाद प्रजातंत्र आता है। यह आदर्श राज्य की
तीसरी विकृत अवस्था है। अर्थतंत्र की भांति ही प्रजातंत्र का आधार भी क्षुधा ही बताया है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा है कि अर्थतंत्र में जब धन संग्रह की क्षुधा का अत्यधिक विकास हो जाता है तो इसमें प्रजातंत्र की स्थापना के लिए वातावरण उत्पन्न होता है। ये कहते हैं कि समाज में एक मतलब जो धन है, पहले अर्थतंत्र में धन कुछ लोगों के पास था और फिर जो बहुसंख्यक लोग थे उसमें इस चीज़ को लेकर असंतोष था। इसीलिए बहुसंख्यक लोग एकत्रित हुए और अपनी आर्थिक दशाओं, जो दयनीय दशा से उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अर्थतंत्र को उखाड़ फेंका और एक नई शासन प्रणाली को जन्म दिया जिसे कि प्रजातंत्र कहते हैं। प्लेटो ने प्रजातंत्र की विशेषताएं बताई हैं। प्रजातंत्र का निर्माण क्षुधाओं से होता है, मतलब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं, उन इच्छाओं ने प्रजातंत्र को जन्म दिया। इस शासन प्रणाली में नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता और समानता उपलब्ध होती है। तो प्लेटो कहते हैं कि इसमें व्यक्ति है वो अनुशासनहीन जीवन जीता है, शिक्षा का पूर्णतः अभाव है। ये शासन प्रणाली में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। प्लेटो प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत मानता है, स्वतंत्रता और समानता। उनकी प्लेटो के द्वारा मजाक उड़ाई गई है। प्लेटो ने कहा है कि समानता और स्वतंत्रता को अपनाने का अर्थ है पुत्र पिता के और शिष्य गुरु के नियंत्रण से मुक्त होकर उसकी बराबरी करने लगे। प्लेटो ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रजातंत्र की स्वतंत्रता अराजकता है, इसकी समानता असमानता है। तो प्रजातंत्र में शालीनता और सदाचार का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो ने कहा है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार है वो करता है। प्लेटो ने प्रजातंत्र के दो रूप बताए हैं, मर्यादित प्रजातंत्र और अमर्यादित प्रजातंत्र। मर्यादित प्रजातंत्र का जन्म अर्थतंत्र के बाद होता है और अमर्यादित प्रजातंत्र का जन्म मर्यादित प्रजातंत्र में स्वतंत्रता और समानता के कारण जो अनुशासनहीन जीवन होगा उसके परिणाम स्वरूप होगा। तो प्लेटो के इन विचारों के आधार पर आमतौर पर प्लेटो को प्रजातंत्र का विरोधी माना जाता है। लेकिन हम देखें यथार्थ में सैद्धांतिक रूप से, मोटे रूप से, बाहरी रूप से प्लेटो प्रजातंत्र के विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन प्लेटो है वो प्रजातंत्र के कदापि शत्रु नहीं हैं। पॉलिटिक्स में उसने प्रजातंत्र के दो प्रकारों, विधि शासित प्रजातंत्र और अतिवादी प्रजातंत्र के बारे में विचार प्रकट किए हैं। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में तो प्रजातंत्र को शासन के लिए खतरा माना और उचित सम्मान नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में प्लेटो ने अपने विचारों को सुधारा है। उन्होंने अपनी अंतिम रचना लॉर्ज में प्रजातंत्र को बहुत अधिक सम्मान के साथ स्थान दिया। इस ग्रंथ में वो प्रजातंत्र से उतना अधिक प्रभावित नज़र आते हैं कि उन्होंने अपने उपादर्श राज्य में मिश्रित संविधान की रूपरेखा तैयार करते समय प्रजातंत्र के गुणों को अपनाया है। जहां प्रजातंत्र के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता की रिपब्लिक में प्लेटो आलोचना कर रहे हैं, वहीं उन्हीं तत्वों की समानता स्वतंत्रता की लॉज में उन्होंने मुक्तकंठ प्रशंसा की है और अपने उपादर्श में उन सिद्धांतों को स्थान भी दिया है। तो प्रजातंत्र विरोधी नहीं है, उनके समय के हालात ऐसे थे कि उनकी प्रजातंत्र के विरुद्ध नकारात्मक सोच बन गई। अब चौथी शासन व्यवस्था है वह है अत्याचार तंत्र। जब असीमित प्रजातंत्र अपने चरम स्थिति में पहुंच जाता है तो अत्याचार तंत्र का जन्म होता है। अत्याचार तंत्र में प्लेटो कहता है कि जब प्रजातंत्र में सब व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीते हैं और अनुशासनहीन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रजातंत्र का विनाश हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप अत्याचार तंत्र का उदय होता है। अत्याचार तंत्र को प्लेटो ने विकृत और निकृष्ट शासन प्रणाली माना है। अत्याचार तंत्र की स्थापना का मनोवैज्ञानिक आधार क्षुधा ही है, किंतु यह क्रूर घटिया किस्म की क्षुधा है। मानव का पशुत्व इस राज्य के
शासक वर्ग के पूर्ण रूप से उभरा हुआ होता है। शासक का एकमात्र लक्ष्य इंद्रियां जन्य सभी उचित अनुचित इच्छाओं की असीमित संतुष्टि करना होता है। यह एक व्यक्ति का शासन अत्याचार शासन है, जिसे हम आजकल निरंकुश शासन कहते हैं। तो निरंकुश शासन ही प्लेटो का अत्याचार शासन है। इसमें एक व्यक्ति का ही शासन होगा और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से ही शासन चलाएगा, कोई नियम कानून नहीं होंगे। तो अत्याचारी शासक प्लेटो के दार्शनिक शासक का संपूर्ण रूप से विरोधी है। ये थी अभी हमने जो स्टडी की प्लेटो के द्वारा शासन की विभिन्न